नमस्ते स्टूडेंट, चरक सूत्र स्थान चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे उसका 5वां अध्याय, मात्रा शीतीय अध्याय। देखिए, यह जो अध्याय है ये कौन से चतुष्क में आता है? दूसरे चतुष्क में आता है, क्योंकि पहले के 4 अध्याय बेशर चतुष्क में आ चुके हैं। तो दूसरा चतुष्क कौन सा है? मैंने इसका निनोमिक आपको बताया था, BSNI, मतलब S फॉर स्वास्थ्य चतुष्क। ठीक है, ये हम शुरू करेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चरक सूत्र स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसे पढ़िए, हर कॉन्सेप्ट को समझिए और साथ के साथ लर्न करते हुए चलिए। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे स्टूडेंट्स। तो देखिए, मात्रा शीतीय जो अध्याय होता है इसके अंदर सबसे पहली एक कोटेशन है, आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी, कि जो आहार की मात्रा होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अग्नि बल अपेक्षणी, अग्नि के बल पे डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आहार मात्रा किस पे डिपेंड करती है? अग्नि के बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो मात्रा का प्रमाण है, आहार की मात्रा का जो प्रमाण है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर्स पे? नंबर 1 है अनुपहत्य प्रकृति, मतलब आपकी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इस प्रकार का आपको उतनी मात्रा में आपको आहार का सेवन करना है। दूसरा, यथा काल जरा गच्छति, यथा काल मतलब प्रॉपर टाइम में वो एक प्रकार से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रमाण जो आहार मात्रा का जो प्रमाण है वो डिपेंड करता है 2 चीज पे, एक तो प्रकृति अनुपहत्य, दूसरा यथा काल जरा गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट जो 5वां श्लोक है उसके अंदर क्या बता रखे हैं? जो प्रकृति से जो लघु द्रव्य होते हैं और जो प्रकृति से गुरु द्रव्य होते हैं, इसमें आपको सिर्फ इतना याद करना है। देखिए, प्रकृति से लघु में आपको पता है शाली षष्टिक दोनों चावल हो गए, मूंग की दाल हो गई, लावा पक्षी का मांस हो गया। ये जो पक्षी का मांस है ना, ये कई बार आ जाता है कि ये गुरु है या लघु है, तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो लावा पक्षी का मांस है वो है लघु में, जो कपिंजल है वह भी लघु में है। साथ ऐण हो गया, शश हो गया, सरभ हो गया, संभर हो गया, ये सारे के सारे स्वभाव से लघु होते हैं। इन सब के मास स्वभाव से लघु होते हैं। तो आपको ये चारों नाम अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन सा? लावा, कपिंजल, ऐण, शश और शरभ और संभर। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रकृति से लघु होते हुए भी ऐसा नहीं है कि आपका जितना मन किया आपने उतना खा लिया, नहीं, वो भी डिपेंड करता है मात्रा अपेक्षणी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मैच द फॉलोइंग या फिर रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ जाता है। उसमें क्या होता है कि भाई ये लघु द्रव्य हैं, ये आप कितने भी खा सकते हैं, या ये भी मात्रा की अपेक्षी करते हैं, ये इसका आंसर या असर्शन ठीक है या नहीं है, रीज़न ये ठीक है या नहीं है। तो ध्यान से हर चीज़ को आपको पढ़ना है। आजकल के जितने भी AMO के एग्ज़ाम आते हैं या फिर AIA PGET के एग्ज़ाम्स आते हैं, उनमें रीज़न और असर्शन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बी अटेंटिव, एक एक कोटेशन को बहुत ध्यान से समझिए जो मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रकृति से लघु होते हुए भी मात्रा अपेक्षणी। दूसरा पॉइंट आ गया, प्रकृति से गुरु कौन कौन से द्रव्य होते हैं? जैसे कि पिष्ट, ठीक है, एक प्रकार से जो पिट्ठी है, ईख, गन्ना हो गया, दूध, शीर विकृति, दूध के जितने भी विकार हो गए, तिल, माश में उड़द, वहां मूंग की दाल थी, यहाँ उड़द की दाल है। उसके बाद है आनूप ओदक, ठीक है, वहां पे क्या था? वहां पे जितने भी मास थे उसके अपोजिट में यहाँ पे गुरु में क्या है? ओदक मास। आपको ये चीज याद रखनी है। और ये भी एक प्रकार से प्रकृति से गुरु हैं, पर ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तो प्रकृति से, दैट मीन्स प्रकृति से क्या, चाहे वो गुरु हो या लघु हो, दोनों के दोनों मात्रा अपेक्षणीय होते हैं। दिस इज क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट श्लोक में आइए। उसके अंदर लिखा है लघुनी ही द्रव्याणी वायु अग्नि गुण बहुलानी। ये बहुत अच्छी कोटेशन है, पीजी में कई बार इस पे क्वेश्चन आया है कि जो लघु द्रव्य होते हैं उसमें कौन से महाभूत प्रधान होता है? वायु और अग्नि। दूसरा आ जाइए, पृथ्वी सोम गुण बहुला गुरु, मतलब जो गुरु द्रव्य होते हैं उसमें पृथ्वी और सोम, पृथ्वी हो गया, सोम से अभिप्राय यहाँ से जल महाभूत है, तो पृथ्वी और जल इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इनके बाहुल्य से गुरु। ठीक है, उसके बाद देखो, जो लघु द्रव्य होते हैं उसके लिए वर्ड आया है अग्नि संदूषणात् स्वाभाविक,
अल्प दोषाणी, जो लघु द्रव्य हल्के होते हैं वो हमारी अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन 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 स्वभावतः, और दूसरा इसमें वर्ड आया सवगुणा, अपने गुणों के कारण। तो कई बार ये कोटेशन आ जाती है कि जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं अपने प्रभाव से, अपने वीर्य से, कुछ भी लिखा आता है, ठीक है। तो आपको करेक्ट उसमें टिक करना है सवगुणा, अपने गुणों के कारण। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, जो गुरु द्रव्य होते हैं उसमें लिखा है ना अग्नि संदूषण स्वभावतः, मतलब वो अग्नि को प्रदीप्त नहीं करते हैं। और अति मात्रा में, अगर आप अति मात्रा में गुरु द्रव्य को लेंगे तो वो दोषों को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आहार मात्रा अग्नि बल आपेक्षणी, अग्नि बल को एक प्रकार से आपेक्षण करता है। तो मेन चीज आपको याद रखनी है आहार मात्रा अग्नि बल आपेक्षणी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता और उससे लाभ, मतलब आपको कितना खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए। तो इसका क्या है, अभी हमने बताया कि भाई अग्नि के बल पे डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे आचार्य ने बोला है कि जो गुरु द्रव्य होते हैं, ठीक है, गुरुणा, उसके लिए क्या है, त्रिभाग सोहितम अर्ध सोहितम व गुरुणा, ये कोटेशन आ जाती है, त्रिभाग सोहितम अर्ध सोहितम। ये किससे रिलेटेड है? ये गुरु आहार से रिलेटेड है। दैट मीन्स 1/3 भाग आपके किसका, आपके एब्डोमेन का, आपके कुक्षी का, या फिर 1/2 भाग, बस इतना ही खाना चाहिए, ठीक है। और लघु द्रव्य के लिए क्या वर्ड आया है, ना अति सोहितम, ये वर्ड आ गया। कोई डायमेंशंस नहीं दे रखी कि 1/3 भाग खाना है या 1/2 भाग खाना है। लघु द्रव्य के लिए बोला है ना अति सोहितम, मतलब भरपेट नहीं खाना, ठीक है। ऐसा ये एक्चुअली प्रैक्टिकली भी हम इसे यूज़ करते हैं, हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको क्या है एकदम से लघु है तो भैया जितना मन करा उतना खा लिया, नो, इट विल लीड्स टू द डिजीज इन योर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है मात्रा पूर्वक, अगर आप मात्रा के अनुसार भोजन करेंगे तो उससे लाभ क्या होंगे। 2 लाभ होते हैं। पहला तो क्या है, प्रकृति अनुपत्य, मतलब प्रकृति आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। दूसरा बल वर्ण सुख आयुष्य, आपका बल, आपका वर्ण, और उसमें एक और आपकी आयु की वृद्धि, ये सब कुछ होता है, ठीक है। बल वर्ण सुख आयुष्य। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कोटेशन है कि 2 ऐसे गुरु द्रव्य इसमें बताए गए हैं जिसको कि ना जातु भुक्तवान, खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। कौन कौन से, जो गुरु एक प्रकार से क्या है, गुरु पिष्ट में द्रव्य तो हो ही गए, साथ ही साथ तंडुल, तंडुल मतलब चावल, और पृथुक मतलब चिवड़ा, है ना, जिसे हम पोहा बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं। ये एक प्रकार से आपको ना जानु भुक्तवान, खाना खाने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अभ्यास। इसमें यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, बुक में लिखा हुआ है हिंदी वर्जन में अभ्यास करने योग्य आहार द्रव्य, लेकिन आप श्लोक के एंड में देखिए वहाँ पे लिखा है ना व उपयोज्येत, मतलब नहीं करना है। मतलब ये वो द्रव्य बताना चाह रही हूँ मैं जिनको कि आपको अभ्यास में नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं है कि जब देखो यही खा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आ गया वल्लूर। वल्लूर क्या होता है, ये एक्चुअली मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनकी ये छोटी सी चीज़ आ जाती है कि ये वाला अधिक मात्रा में सेवन करना है या नहीं करना है, इसका अभ्यास करना है नहीं करना। डीप में जो यूपीएससी के जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका लेवल बहुत हाई होता है, तो हमें एक एक कोटेशन को बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए, अभ्यास ना करने योग्य वाले द्रव्य में सबसे पहले हो गया वल्लूर, इसका मतलब होता है ड्राई मांस, ठीक है, सूखा हुआ मांस। शुष्क शाक, 2 चीज़ें हो गई, वल्लूर और शुष्क शाक। तीसरा हो गया शालूक, शालूक बोलते हैं एक प्रकार से कमल कंद को। नेक्स्ट वन इज द बिश, वो होता है कमल की एक प्रकार से डंठल। तो 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वल्लूर, शुष्क शाक, शालूक और बिशानी। ये जो 4 चीज़ें हैं ये स्वभावतः एक प्रकार से गुरु स्वभाव होता है, इसलिए इनका अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए, मतलब रेगुलर बेसिस पे जब देखो इन्हें ही नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है और क्या चीज़ें हैं जिनका लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आ गया कुर्चिका।
कुर्चिका का मतलब होता है खुरचन, जो मलाई होती है। दूसरा आ गया किलाट, जिसे छैना बोलते हैं। सोकर हो गया सूअर का मांस, गव्य और माहिष गाय का मांस और भैंस का मांस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मत्स्य, मछली। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है। दधी, दधी का प्रयोग में बताया गया है कि इसका लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। दधी। मांस हो गया उड़द, और साथ के साथ है यवक। यवक होता है जई का शीलन। देखिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यव क्या है, यवक क्या है। तो यव तो होता है जो, वो तो अनाज है। यवक क्या है, वह भी जो ही है, लेकिन वो क्या होता है, जैसे आप या तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लो, छोटे टुकड़ों में करने के बाद उसको अच्छे से और ज़्यादा भून लो, और भूनने के बाद अगर आप उससे कोई रेसिपी बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज यवक। देखिए जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रुक्ष होता है, और अगर आप उसे और ज़्यादा भून लेंगे तो वो उसकी रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और शरीर में वात दोष प्रकोपित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि अगर आप जौ का कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करके और फिर उसका सेवन कीजिए, जिससे कि जो वात दोष है वो बैलेंस होता रहे। तो इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य ने लिखा हुआ है कि जो यवक होता है उसका नित्य अभ्यास एक प्रकार से नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि विमर्श में भी यह दिया गया है कि यवक को हमारे आचार्य चरक ने सर्वश्रेष्ठ आपथ्यकर कहा है, सर्वश्रेष्ठ आपथ्यकर यवक को, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ आपको पता लग गया, दधी एक इम्पॉर्टेंट आया, माश उड़द हो गई, ठीक है, मछली हो गई, और साथ के साथ कुर्चिका, किलाट, ये आपको पता है। 3 प्रकार के मांस आ गया, गाय का, भैंस का और सूअर का। इनका आपको लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। अब आ गई पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि लगातार आखिर सेवन आप किस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में लगातार भी अगर खाएंगे तो आपके शरीर में कोई भी दोष प्रकोपित नहीं होगा, आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। इसके अंदर क्या है, सस्टिक और शाली, 2 प्रकार के चावल, मूंग की दाल, मुदक हो गया, सेंधा नमक हो गया, साथ के साथ आंवला। देखिए आंवला को आप नित्य सेवन कर सकते हैं, ये हमारे आचार्य के द्वारा वर्णित है। दूसरा हो गया यव, तो यव तो आ गया आप लगातार सेवन करने वाले में, और यवक आ गया लगातार सेवन ना करने वाले में। साथ के साथ अंतरिक्ष पेय, मतलब वर्षा का पानी, आकाश का जल। सर्पी मतलब घृत हो गया, जांगल मांस हो गया, और मधु। इन सब का एक प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास में आपको शाली षष्टिक आपको पता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जो मधु हो गया, घी हो गया, ठीक है, एक प्रकार से क्या हो गया, अंतरिक्ष जल हो गया, आंवला हो गया, और यव, जौ का आटा वगैरह, उसकी रोटी वगैरह, ये सब कुछ आप अभ्यास में एक प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नित्य परियुंजित करते हैं, मतलब आहार द्रव्यों को अगर आप नित्य लेते हैं तो आपका क्या करते हैं, स्वास्थ्य का अनुवर्तन करते हैं, आपके शरीर में स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद विमर्श में क्या है, यहाँ पे विटामिन्स, मिनरल, ये सब कुछ एक्सप्लेन है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है एएमओ एग्जाम्स में कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन आचार्य चरक के द्वारा कहाँ पर किया गया है। याद रखिए, स्वस्थ वृत्त जो कि पर्सनल हाइजीन होती है, उसका वर्णन मात्रा शीतीय अध्याय, मतलब चरक सूत्र 5 में उसका वर्णन किया गया है, स्वस्थ वृत्त का वर्णन। अब स्वस्थ वृत्त का वर्णन यहाँ पे कर दिया, ये क्वेश्चन आ गया, उसमें भी यह पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या एक्सप्लेन। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले अंजन एक्सप्लेन है स्वस्थ वृत्त में, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर लिखा है, अब क्योंकि इसमें अंजन क्यों एक्सप्लेन है, देखिए इसका भी लॉजिक है कि अंजन क्यों एक्सप्लेन है, क्योंकि चक्षु को, जो हमारी पंच इंद्रिया होती है, उसमें चक्षु को प्रधान इंद्रिय बताया गया है, और नेत्रों के लिए अंजन बेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे अंजन सबसे पहले लिखा गया है। अब अंजन के लिए आपने को याद करनी है कोटेशन, सोवीर अंजम नित्यम, बस जो सोवीर, हमेशा वीर बने रहो, डरपोक होने से काम नहीं चलेगा, तो सोवीर अंजन नित्य हमेशा लगाना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, श्रावणात रसंजन, अगर आप श्रावण कर्म करना चाहते हैं, आँखों में से सिक्रीशन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो रसांजन का प्रयोग करना है। वो भी कैसे, पंचरात्रे अष्टरात्रे, 5 रात्रि तक या 8 रात्रि तक, ठीक है, रसांजन का प्रयोग करना है ओनली श्रावण कर्म के लिए। यहाँ पे ये कोटेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, चक्षुष तेजो, मतलब जो चक्षु हमारी आंखें होती है वो तेज महाभूत का स्थान है, अग्नि का स्थान है। अग्नि से किस चीज़ को डर लगता है,
श्लेष्मा से ना, श्लेष्मा कफ से, तो श्लेष्मा भयम, ये कोटेशन भी आई हुई है एक प्रकार से। श्लेष्मतो भवन, मतलब श्लेष्मा से किसको डर लगता है? चक्षु को। कोटेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। श्लेष्म हरम करम हितम दृष्टे प्रसादन। अगर आप अपनी दृष्टि का प्रसादन चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? श्लेष्म हरम करम हितम, मतलब कफ हर कर्म करो, वो प्रधान हित है, परम श्रेष्ठ है, किसके लिए? दृष्टि के प्रसादन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोटेशन पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि दृष्टि प्रसादन के लिए क्या हितम है, क्या परम है? श्लेष्म हर करम। नेक्स्ट आ जाइए, श्लोक नंबर 17 के नीचे लिखा है श्राव्या निशाया, मतलब अगर आप श्रावण कर्म करना चाहते हैं आंखों में, तो हमेशा निशी में, मतलब रात के टाइम में आपको अंजन को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन पे आ जाइए। देखिए ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यह है कनका दिनाम मलिना विविध आत्मान। कई बार होता है कनक दिनाम, हमें ये लगता है ये सोना है, कनक है, तो ये रस शास्त्र से रिलेटेड होगा, हम इसको कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये कनका दिनाम एक प्रकार से है, ये वाली जो कोटेशन है वो अंजन से रिलेटेड है, चरक सूत्र स्थान मात्रा शीति अध्याय में एक प्रकार से एक्सप्लेन की गई है। तो इस कोटेशन को देखिए, यथा ही कनका दिनाम मलिनाम विविध आत्मान, मतलब एक प्रकार से जो कनक आदि के लिए, जैसे एक प्रकार से जो धातुएं होती हैं उनको शुद्धि करने के लिए क्या है, उनको धोने के लिए, निर्मल बनाने के लिए तेल की, कपड़े की, मतलब तैल चेक आदि, मतलब तेल, कपड़ा और बाल, इनकी ज़रूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार से दृष्टि के प्रसादन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? अंजन और आश्चर्योतन। हमारे आचार्य चरक ने सिर्फ दो कर्म पे मेन फोकस किया, अंजन एंड आश्चर्योतन। नेत्रेशु, नेत्रों के लिए, दृष्टि निराकुल बनाने के लिए, उन्हें निर्मल बनाने के लिए, दृष्टि को निराकुल बनाने के लिए, उन्हें निर्मल बनाने के लिए आचार्य चरक ने सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं, अंजन और आश्चर्योतन। इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे ऐसे याद करना है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने 5 कर्म बता दिए। नेत्र की रक्षा के लिए, नेत्र रोगों के शमनार्थ के लिए 5 क्रियाएं बताई हैं, तर्पण, पुटपाक, शेक, आश्चर्योतन और अंजन। और हमारे आचार्य चरक ने 2 का ही नाम लिया, अंजन एवं आश्चर्योतन। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, स्वस्थ वृत्त में सबसे पहले एक्सप्लेन है अंजन, नंबर 2 पे एक्सप्लेन है, पहले आंख की चीज आ गई, उसके बाद नंबर 2 पे एक्सप्लेन है धूम्रपान। ठीक है, आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब धूम्रपान में सबसे पहले आ गया धूम्रवर्ती, मतलब जिस वर्ती को जला के हम धूम्रपान कराते हैं उसकी भी तो कंपोजिशन कैसे बनता है, क्या निर्माण विधि है, ये सब कुछ। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक तो ये चीज़ याद करनी है, तो कि इसमें पंचवल्कल के द्रव्य हैं। देखिए न्योगोद्र, उदुम्बर, अश्वत्थ, पलक्ष और लोद्र, त्वचा, इन सबको एक प्रकार से लेना है पंचवल्कल के द्रव्य। साथ में हरेणु, प्रियंगु, ठीक है, ह्युबेर, चंदन, एला हो गया, कमल उत्पल हो गया, श्रीवेष्टक, शल्लकी, इन सब को ले लेना। एक बार हल्का सा देख लेना आप कि ये द्रव्य क्या है, थोड़े से माइंड में बैठ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फोकस करना है वर्ती यव सन्निभम, मतलब जो धूम्रवर्ती आप बना रहे हो, यव मतलब जो के आकार की बनानी है, ठीक है, यव सन्निभम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन देखिए, अंगुष्ठ समिता कुर्याद अष्ट अंगुला समाभिषग। अंगुष्ठ समिता मतलब अंगूठे के समान मोटी हो और अष्ट अंगुल मतलब 8 अंगुल लंबी हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अंगुष्ठा समिता मतलब अंगूठे के समान मोटी हो और 8 अंगुल लंबी हो, ये एक प्रकार से आपको वर्ती बनानी है, वो भी धूम्रवर्ती। बना ली धूम्रवर्ती के बाद इन्होंने बताया है कि इससे प्रायोगिक धूम्रपान आपको ले लेना चाहिए। नेक्स्ट आ गया वसा आदि स्नेहिक वर्ती। जो स्नेहिक वर्ती है उसमें स्नेह हो गया, जैसे कि क्या है, वसा है, घृत है, मोम है, ये सब कुछ हो गया। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर मधुरक आदि उत्तम, मधुरक वर्ड आया है, वर्ती मधुरके, इसका मतलब है जीवनीय गण की जो औषधियाँ हैं उसके द्रव्यों को इसमें डालना है और फिर स्नेहिक वर्ती में बनानी है, क्योंकि साथ में आप वो मोम डालेंगे, वसा डालेंगे, घृत डालेंगे और फिर वो बन जाएगी। नेक्स्ट आ गया शिरोविरेचनिक धूम। शिरोविरेचन भाई एक प्रकार से नस्य हो गया, तीक्ष्ण होगी। अब उसमें क्या है, देखिए श्वेता, ज्योतिषमती, ये तो क्या है, शिरोविरेचन के द्रव्य हैं ही। आपको मेन चीज इसमें याद करनी है हरताल और मनयशिला।
तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरताल और मनयशिला को कौन सी वर्ती में एक प्रकार से निर्माण में प्रयोग किया गया है? वो किया गया शिरोविरेचनिक। शिरोविरेचनिक भी लिखा आ सकता है, मूर्ध विरेचन भी लिखा आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। आपको शिरोविरेचन भी लिखा आ सकता है, मूर्ध विरेचन भी लिखा आ सकता है। नेक्स्ट आ जाइए। अब आ गया धूम्रपान से लाभ क्या होंगे। देखिए, धूम्रपान मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग हैं उन सबको वो एक प्रकार से अच्छा कर देगा। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। सिर में गुरुता, शूल, पीनस, अर्ध अभेदक, कर्ण में अक्षी, कास है, हिक्का है, श्वास है, गल ग्रह है, दंत दौर्बल्यता है, लघुता, श्राव, ठीक है, एक प्रकार से अक्षी दोष है, दंत शूल, अरोचक, हनुमन्या ग्रह, गलशुंडी, उपजीविका, ज़्यादातर सारे ऊर्ध्व जत्रुगत हैं, कोई भी नीचे का रोग नहीं है। आप यहाँ तक कि इसमें खालित्य और केश पतन इसका भी वर्णन आया है। खालित्य पिंजर, लोम पिंजर जिसे हम बोलते हैं, केश पतन मतलब बाल्डनेस हो गया, बाल एक प्रकार से सफ़ेद हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसमें भी धूम्रपान का प्रयोग किया जाता है। साथ के साथ बुद्धि मोह, ठीक है। उसके बाद देखो, शिरो रूह कपाल इंद्रिय नाम स्वरस्य ना वात कफात मानो, मतलब इन ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में वात और कफ, अगर आप धूम्रपान का सेवन करते हैं तो इन ऊर्ध्व जत्रुगत जगह में कोई भी वात और कफ से जनित कोई भी व्याधि पैदा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज बताई गई है, ध्यान से देखिए, धूम्र, लास्ट लाइन को देखिए 32 श्लोक के नीचे, धूम्र वक्र पानस्य, मतलब ये जो धूम है उसको वक्र मतलब मुख से आपको पान करना है। क्लियर, देखिए उसने नासा का अभी नहीं बोला है, उसने बोला है अगर आप वक्र मुख से उसे पान करेंगे तो आपको वात कफ जन्य कोई भी व्याधि ऊर्ध्व जत्रुगत ऊपर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल, ठीक है, जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रायोगिक धूम्रपान के आचार्य चरक के द्वारा कितने काल बताए गए हैं? 8 काल बताए गए हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे। और धूम्रपान से वो तो अभी बताया ही, धूम्रपान की जहाँ बात आ जाती है वहाँ वात और कफ दोषों का निर्णय आप क्लियरली अपने माइंड में सेट करके रखिए। अब देखिए, प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल क्या है? सबसे पहले आप रात को सो के उठे तो नींद लेने के बाद, पहला पॉइंट। दूसरा, आप उठे हैं तो क्या है, दातुन करते हैं, दांत साफ करते हैं, दांत के बाद क्या करते हैं, नाक साफ करते हैं, मतलब नस्य और आंख साफ करते हैं, अंजन, ठीक है, दातुन, नस्य, अंजन। उसके बाद आप स्नान ले लेते हैं। स्नान लेने के बाद आपने भोजन कर लिया, तो भोजन के बाद, स्नान के बाद, भोजन करने के बाद, भोजन ओवर ईटिंग कर लिया, आपको क्या हो गया, आपको छर्दी आने लगी और छींक आने लगी। छर्दी से अभिप्राय वमन करने के बाद और छींक के बाद, ये 8 प्रायोगिक धूम्रपान के काल हो गए, ठीक है। सबसे पहले नींद के बाद, माइंड में रखिए, सोकर उठे, सोकर उठकर सुबह दातुन की, नाक साफ किया, नस से आँख साफ करी, अंजन, अंजन के बाद स्नान ले लिया, स्नान के बाद भोजन कर लिया, भोजन के बाद भोजन ओवर ईटिंग कर ली तो छर्दी और छींक होके खत्म हो गया, ठीक है। प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल हो गए। इसके बाद इसमें कोटेशन है, ध्यान से देखिए बच्चों, त्रय मतलब सयुरपानम त्रय, मतलब जो प्रायोगिक धूम्रपान है, एक बार में आपको क्या करना है, एक बार में 3 पफ लेने हैं, ठीक है। एक बार में 3 पफ, या जिसे हम 3 घूंट बोलते हैं, वह पीना चाहिए। एक बार में 3 घूंट पीना है, ऐसे 3 बार करना है। तो 3 × 3 = 9, ठीक है, टोटल हो गया 9, मतलब 9 घूंट लेने। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, अब हम बात बता रहे हैं कि वो तो एक टाइम वाली बात हो गई, अब हम बता रहे हैं कि कौन सा धूम कितनी बार पीना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो प्रायोगिक धूम है वह तो द्विकाल, 2 बार, पूरे दिन में 2 बार प्रायोगिक। स्नेहिक सिर्फ एक बार ही सफिशिएंट रहता है, लेकिन अगर आप विरेचनिक अपने मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत आपको कोई डिजीज़ है और आप विरेचन कराना चाहते हैं, शिरो विरेचन टाइप का कराना चाहते हैं, तो ऐसे में धूम्रपान आपको 3 से 4 बार तक पीना चाहिए। तो प्रायोगिक 2 बार हो गया, स्नेहिक 1 बार हो गया, शिरोविरेचनिक 3 से 4 बार हो गया। उसके बाद है सम्यक धूम्रपान के लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो कोटेशन याद ही कर लेनी चाहिए। सम्यक धूम्रपान के लक्षण क्या होते हैं, बस आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि देखिए, ऊर्ध्व जत्रुगत तो शांति होगी, लेकिन साथ में इसमें एक एक्सेप्शनल चीज़ दी हुई है, हृदय, वहाँ भी एक प्रकार से जो दोष है। तो आपको ये चीज़ एकदम से कंफ्यूज, जब हम एग्ज़ाम करने बैठते हैं तो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हृदय कैसे हो सकता है,
भाई धूम्रपान है, उसका हार्ट से क्या रिलेशन। तो आपको याद रखना है कि जो सम्यक धूम्रपान के लक्षण है उसमें हृदय वर्ड आया है। देखिए हृदय, कंठ, इंद्रिय संशुद्धि, मतलब हृदय में कंठ और जो इंद्रिय है उनकी संशुद्धि होती है। लघुत्वम शिरस, मतलब सिर में लघुता आती है, और जितने भी दोष अगर वहाँ पे बढ़े हुए हैं शम, वो सब शांत हो जाते हैं। तो समझ में आ गया, हृदय हो गया, कंठ हो गया, इंद्रिय संशुद्धि, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि और लघुत्वम शिरस और समय। क्लियर इट इज। आपने जो प्रायोगिक धूम्रपान के जो 8 काल थे, अगर उसके अलावा भी आप धूम्रपान ले रहे हैं या अति धूम्रपान ले रहे हैं तो उसके याद रखिए 5 उपद्रव होते हैं। आपको काउंटिंग याद रखनी है, 5 उपद्रव होते हैं। सिंपल है, हर चीज को आपको लेके चलना है। देखिए आंख से हो गया आंधे, नाक से हो गया रक्तपित, मुंह से हो गया मुकत्व, कान से हो गया बाधिर्य, 4 हो गए, 1 2 3 4, और सिर से हो गया शिरोभ्रम। नेक्स्ट हो गया कि ये उपद्रव तो पैदा हो गए, अब इसकी चिकित्सा और बता रखी है हमारे आचार्य ने। अब चिकित्सा में क्या है भाई, उपद्रव पैदा हो गए, धूम्रपान है, एक प्रकार से वात बढ़ जाएगी, तो सर्पी पान, सर्पी घी का आपको क्या करना है, 4 चीजें करनी है, याद रखिए। सर्पी का प्रयोग करना है, और घृत का एक प्रकार से क्या क्या करना है, पान, नावन मतलब नस्य, अंजन और तर्पण, 4 चीजें बताई हैं, सर्पी, पान, नावन, अंजन और तर्पण। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर वात और पित्त अनुज्ञ है, अगर आपके जो मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं वो वात और पित्त दोष, वात दोष बढ़ा हुआ है उसके साथ पित्त मिला हुआ है तो स्नेहिक ये चीजें करनी चाहिए, मतलब घी का एक प्रकार से उसमें इन्वॉल्वमेंट कर देना चाहिए। और अगर रक्त पित्त ज्यादा बढ़ रही है तो एक प्रकार से क्या है, शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घी का कराना चाहिए। और अगर श्लेष्म पित्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब श्लेष्मा कफ वाला वो बढ़ रहा है, श्लेष्म पित्त और साथ में पित्त दोष भी है, तो वीरुक्षण मतलब रुक्ष द्रव्यों से संस्कारित आपको घी करना है, और फिर उसका आपको क्या करना है, पान, नावन, अंजन और तर्पण। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसमें देखिए दोषों के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर वात पित्त अनुज्ञ है तो स्नेहिक, रक्त पित्त है तो शीत, और अगर श्लेष्म पित्त है तो विरुक्षण, और करना सर्पी पानी है, मतलब सर्पी करना है। उसकी 4 चीजें हैं, पान, नावन, अंजन और तर्पण। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाइए। अब है धूम्रपान के अयोग्य रोगी, किन किन को धूम्रपान नहीं कराना चाहिए। पहली बात इसमें आपको 2 तो पंचकर्म है, आपको याद रखना है, ना तो विरेचन के बाद और ना ही वस्ती के बाद आपको धूम्रपान कराना चाहिए। ठीक है, विरेचन और वस्ती। उसके बाद क्या है, रक्तपित्त, विषार्ता, श्रम, गर्भणी, मूर्छा, भ्रम, तृष्णा, ना मध्य दुग्धे। ये कॉमन है कि भाई मूर्छा, भ्रम, तृष्णा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए मदिरा और दूध पीने के बाद, मतलब ना मध्य दुग्धे, मतलब अगर किसी ने मध्य पी रखी है या दूध भी पी रखा है तो उसके बाद आपको धूम्रपान नहीं कराना है। दूसरा देखिए स्नेह के बाद धूम्रपान नहीं कराना है। मधु चाटने के बाद, माक्षिकम वर्ड आया, माक्षिकम मतलब मधु अगर किसी ने खाया है या दूध लिया हुआ है तो एक प्रकार से आपको ये नहीं कराना है धूम्रपान। उसके बाद देखिए ना भुक्तवा, खाना खा रखा है तो भी नहीं कराना है भोजन करने के बाद। बहुत ज़्यादा रुक्ष है, क्रोध आ रहा है तो भी नहीं कराना है। तालू में शोष है, तिमिर है, ये डिजीज है, हमें ऐसा लगता है भाई तिमिर है, ये होगा धूम्रपान कराना होगा। थोड़ा सा याद रखिए कि तालु, शोष, तिमिर, इसमें भी एक प्रकार से नहीं कराना है। शंखक रोग है, रोहिणी जिसे हम डिफ्थीरिया बोलते हैं, इसमें भी नहीं कराना है। मेह, प्रमेह, डायबिटीज में और मदाते में, इन सब में धूम्रपान नहीं कराना चाहिए। ये सभी के सभी धूम्रपान के अयोग्य रोगी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो धूम्रपान ले रहे हैं, पहली बात कौन सी जगह से लेनी चाहिए और उसे निकालना कहाँ से चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपको सिर के, सिरो, घ्राण, अक्षी संश्रय, सिर का, घ्राण, नासा का और अक्षी का, अगर यहाँ पर डिजीज है तो आपको क्या करना है, नासा से धूम्र का वो करना है, सेवन करना है। ठीक है, धूमपान नासा से करना है और मुंह से छोड़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अगर आपके कंठ में अगर दोष है उसको आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुंह से आपको धूम्रपान का सेवन करना पड़ेगा और मुंह से ही छोड़ना पड़ेगा। याद रखिए इसमें लिखा हुआ है, लास्ट कोटेशन देखिए, प्रतिलोम गतो हाशु धूमो हिस्यादि चक्षुषी।
अगर आप प्रतिलोम गति करते हैं, मतलब आप मुंह से ले रहे हैं और नाक से छोड़ रहे हैं, वो प्रतिलोम गति, ये कोटेशन प्रतिमार्ग प्रतिलोम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, प्रतिलोम गति, इसके लिए ये क्या करता है, जो चक्षु है ना उसको एक प्रकार से डिजीज से ग्रस्त करा देता है, मतलब नेत्रों को नष्ट कर देता है। फ्रेंड्स, अभी हम बिगनिंग में धूम्रवर्ती पढ़ चुके हैं, अब आ गई धूम्र नेत्र, जिसके अंदर धूम्रवर्ती रखनी है, उसकी डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो 3 हैं। सबसे पहले क्या है, शिरोविरेचनिक, जो बहुत तीक्ष्ण होता है, तो उसका है सबसे छोटी डायमेंशन 24 अंगुल। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा, 24, 32, 36, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। सबसे पहले शिरोविरेचनिक रहेगा 24, उसके बाद क्या रहेगा, स्नेहिक रहेगा 32, और उसके बाद प्रायोगिक रहेगा 36 अंगुल। और इसके में क्लियरली लिखा है सब अंगुली, मतलब जिसको आप करा रहे हैं उसकी अंगुली के बराबर उसका अंगुल होगा। ठीक है, व्यक्ति की उंगली से, व्यक्ति की उंगली से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, त्रिकोशा फलिता कोली अस्थि प्रमाण, अग्र प्रमाण, मतलब दैट मीन्स जो धूम्र नेत्र है उसका जो अग्रभाग, आगे वाला जो भाग होगा ना, वो इतना बड़ा होगा कि उसमें से कोला अस्थि, मतलब जो बेर होती है ना उसकी गुठली निकल जाए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेन कोटेशन आपको याद रखनी है, 24, 32 और 36 वाली ये अंगुल है। सबसे पहले शिरोविरेचनिक हो गया, शिरोविरेचनिक के बाद क्या आ गया, स्नेहिक आ गया, देन प्रायोगिक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद है उचित धूम्रपान के लक्षण। ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देख लीजिए। सिर में लघुता होती है और कफ पतला होकर एक प्रकार से गिरने लगता है। नेक्स्ट आ गया जो धूम्रपान का अयोग है, मतलब धूम्रपान अच्छे से नहीं हुआ, तो उसके 2 आपको थोड़ा याद रखना है। एक तो कंठस्थ कफो, मतलब कंठ में एक प्रकार से कफ लिप्त ऐसा महसूस होता है। दूसरा क्या है, स्तिमितो मस्तक, जो सिर होता है ना वो स्तिमित होता है। स्तिमित का मतलब क्या होता है, गीले कपड़े से एक प्रकार ढका हुआ, दैट मीन्स एक प्रकार से जकड़ाहट सी महसूस होती है। आ गया धूम्रपान के अतियोग का लक्षण। इसकी ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी एग्जाम्स में आई हुई है। क्या, इंद्रिया नाम उपतप्यन्ते, मतलब जो इंद्रियों हैं, पंच इंद्रिया, चाहे वो ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्म इंद्रिया हो, उनमें एक प्रकार से विकलता होने लगती है, विकलता होने लगती है। तो इंद्रिया नाम उपतप्यन्ते, ये है एक प्रकार से धूम्रपान के अतियोग के लक्षण में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये वाला चैप्टर अभी आधा हो चुका है। स्वस्थ वृत्त में भी हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने अंजन पढ़ा, फिर हमने धूम्रपान पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें नस्य पढ़ेंगे, पार्ट 2 में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, समय कम है, हमें सभी संहिताओं को एक प्रकार से रिवाइज करना है और इंटेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अपने क्या है, एक शेड्यूल, एक रिवाइज का टाइम रखिए। आप पढ़ते चलेंगे, पीछे का हो सकता है आप भूलते चले। अगर आप रिवाइज का एक टाइम ड्यूरेशन रख लेंगे कि हमें पूरे दिन में आधा घंटा पीछे से रिवाइज करते हुए चलना है, तो आपके वो ब्रेन में बैठते चले जाएंगे और आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम के दौरान आप पैनिक भी नहीं होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, इसीलिए हम वीडियोज़ को बनाते हैं। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि बच्चे उसे रिवाइज कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स।